गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 11 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एन बीरेन सिंह जी के इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर नए सीएम की यहाँ पे खोज है कि कौन आखिर नया चीफ मिनिस्टर बनेगा मणिपुर के अंदर। देखो, काफ़ी सारे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो सरकार है वो शायद सोच रही हो कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर ले आएं या बाकी और चीज़ें असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर ले आएं। पर उनका ऐसा कहना है कि इस चीज़ को वो काफ़ी अपोज करेंगे। बाकी पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर एक एफर्ट दिख रहा है कि मणिपुर के अंदर वापस हमें शांति कैसे एस्टेब्लिश करनी है। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होना भी चाहिए, पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर मणिपुर के अंदर हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसा स्टेप लिया जाता है जिसके माध्यम से वापस से पीस एंड स्टेबिलिटी पूरे रीजन के अंदर आए, वो डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें आईआर के पर्सपेक्टिव से, आप नोटिस कर पाओगे कि ट्रंप ने ऐसा कहा है कि 25% टैरिफ्स जो भी इंपोर्ट करते हैं ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, उनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। यहाँ पर कंट्री कुछ नहीं है, जो भी कंट्री से एल्यूमिनियम या स्टील आ रहा है उन सभी के ऊपर 25% टैरिफ होगा। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कनाडा के ऊपर इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एंड चाइना के ऊपर इन केस ऑफ आपके आयरन स्टील आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया भी फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, या बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो यूएसए का जहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उनमें 5वें नंबर पर इंडिया आता है। एंड इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स वहां पे 9th नंबर के ऊपर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। बट कनाडा हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, इन देशों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमें कंट्री से फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी ये चीजें आ रही हैं स्टील एल्यूमिनियम उन सब के ऊपर 25%। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे बात करी रेसिप्रोकल टैक्स की भी। एंड साथ साथ उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो हमारे ऊपर 130%, 120% टैक्स लगाते हैं, एंड हम उनके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगाते। ऐसा नहीं चलेगा। एंड जो भी कंट्री हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी हम भी उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, ऐसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रहा है, एंड इसी चीज़ के लिए बेहतर प्रिपेयर करवाने के लिए हमारी टीम लाई है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2025। दोस्तों, ये जो टेस्ट होगा ये 23 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। एंड डेफिनेटली जो अलग अलग सेंटर सिटीज़ जहाँ पर आप ये टेस्ट दे सकते हो वो सारी आपके सामने यहाँ पर मैंशनड है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको बाकियों के मुकाबले भी अपनी प्रेपरेशन कहाँ पर है उसको जज करने का एक मौका मिलेगा, एंड कैसे आप अपने आप को बेटर बना सकते हो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता लगेंगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसके रिगार्डिंग रजिस्टर कर सकते हैं। एंड डोंट मिस द डेट, इट इज़ 23 फरवरी, एंड 5 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 11 फरवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। एंड जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज इन्फॉर्मिंग एक्यूज्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना यहाँ पर एक बार फिर से, ऑलरेडी भी रूलिंग दी थी पर फिर से एक बार रूलिंग दी है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्सन को अरेस्ट कर लेते हो, पर उसको ये नहीं बताते कि आखिर उसको अरेस्ट किस ग्राउंड्स के ऊपर किया गया है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना, उसका एक तरह से आपने हनन किया है, उसको एक तरह से आपने नहीं माना। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है विहान कुमार के नाम से, वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस के अंदर एक्यूज थे, पर यहाँ पर पुलिस ने उनको अरेस्ट करते समय ये नहीं बताया कि उनको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, एंड उनको उसी समय के ऊपर यहाँ पे इमीडिएट रिलीज यहाँ पे करवा दिया गया। एंड इनफैक्ट आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप एक पर्सन को नहीं इन्फॉर्म करते हो कि किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, ये आर्टिकल 22(1) का वायलेशन आपको देखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें कही, उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बात करी बर्डन ऑफ प्रूफ की, कि लेटर से एक पर्सन ऐसा बोल दे कि सर मुझे ना इन्फॉर्म नहीं किया गया, मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, तो उस केस के अंदर ना पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, पुलिस के ऊपर ये बर्डन होगा कि ये प्रूफ लेकर आए कि हाँ सच में आपने, पुलिस ने ये काम किया था या नहीं किया था। यानी कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके अगेंस्ट बोलता है, साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट है उसकी भी ड्यूटी है कि वो वेरीफाई करे कि क्या पुलिस ने अरेस्ट करते समय उसको यहाँ पर बताया था कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, वो एक तरह से आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपको एक वायलेशन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे आर्टिकल 22 के अंदर बहुत सारी बातें करी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
आर्टिकल 22 हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 की बात करूँ ना, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था कि बिना इन्फॉर्म किए हुए उसको नहीं किया जा सकता उसको अरेस्ट। आर्टिकल 22(2) की बात करें, ये बात करता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने उस पर्सन को पेश करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के टाइम को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। एंड ठीक है, और अगर 24 घंटे ज़्यादा समय हो जाता है फिर उसको यहाँ पर उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही बात करें आर्टिकल 23 की, यहाँ पर ये बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दोनों बातें मैंने आपके साथ कही ना, ये एनिमी एलियन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। और दूसरी बात, अगर मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन का रिगार्डिंग कोई लॉ है और जो उस डिटेंशन वाले लॉ में ये बात बोली गई है कि इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर उस केस में ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करूँ ना, तो अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि कोई, अगर हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आखिर उनको क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है, तो अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उस केस में किस बिना के ऊपर उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया वो बात डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं होता। बाकी इसके अलावा जो डिटेन्ड पर्सन है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, वो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रख सकता है कि मुझे आप छोड़िए इससे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें 3 महीने के बाद तो उसको रिलीज करना ही पड़ेगा, अनटिल जो एडवाइजरी बोर्ड है वो रिकमेंड करता है कि नहीं यार अभी कुछ खतरा है, अगर इनको हमने डिटेंशन से बाहर निकाला उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसा कुछ एडवाइजरी बोर्ड अगर बोलता है तो उस केस में उनकी डिटेंशन को फर्दर कंटिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कालबेलिया डांस एंड कालबेलिया कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों काफी पिछले 1 साल से ना क्या हो रहा है कि दरअसल में जो कालबेलिया महिलाएं हैं ना, उनको यहाँ पर एजुकेशन एम्पावरमेंट दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्कूल के द्वारा, जो कि आपको अजमेर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये जो कालबेलिया डांस है और कालबेलिया कम्युनिटी आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले कालबेलिया कम्युनिटी के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों ये एक नोमैडिक ट्राइब है राजस्थान से। इनको देखो, ये जो वर्ड है ना कालबेलिया, ये दरअसल में सांप से ही आया है। ठीक है, इनको स्नेक चार्मिंग के अंदर एक्सपर्टीज है, जिस वजह से इनका मतलब आप नोटिस कर पाओगे इनका जो वर्क है वो भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो कम्युनिटी है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्पेरा, जोगीरा, पुगीवारा, गतिवाला। ठीक है, स्पेरा से तो आप समझ ही गए होंगे क्यों इनको कहा जाता है। अब कुछ एक बातें इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है दालीवाल ग्रुप, एक है मेवारा ग्रुप। ये जो कालबेलियास हैं ये हिंदुइज्म को फॉलो तो करते हैं, पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो डेड है ना, उनको क्रिमेट नहीं करते जैसे हिंदुइज्म में होता है ना कि दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर जो जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसको दफनाया जाता है, एंड दफनाने के बाद एक लॉर्ड शिवा का नंदी बुल का जो आइडल है वो उनकी ग्रेव के ऊपर यहाँ पे रख दिया जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। 12वीं और 13वीं सदी के अंदर इनकी काफी मतलब इट वॉज अ गोल्डन पीरियड। बट एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे इसके बाद पता क्या हुआ, इसके बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उनकी डिफीट होती है किससे, मोहम्मद गौरी से। उससे कहीं ना कहीं साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे कि कालबेलिया का भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। इनका ऑक्यूपेशन जैसे मैंने कहा कि स्नेक्स का परफॉर्म करना इनका मेजर ऑक्यूपेशन था, पर जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 का, उससे इनके ऑक्यूपेशन के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया। पता है क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्नेक हैंडलिंग को रोक दिया गया था, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था, जिस वजह से इन्होंने अलग अलग तरह के नए नए रोजगार ढूंढे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय के ऊपर फोक डांस परफॉर्मेंस हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कुछ छोटे बिजनेस हो गया, वो यहाँ पर आज के समय ये करने लग गए हैं। तो ये तो बात हुई कालबेलिया कम्युनिटी की। अब बात करते हैं कालबेलिया डांस की। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ये है कालबेलिया डांस। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो महिलाएं हैं ना, उन्होंने यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ब्लैक स्कर्ट्स पहनी हुई हैं। ठीक है, तो ब्लैक स्कर्ट्स इनका मेजर जो ट्रेडिशनल आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके माध्यम से वो जो मूवमेंट रहती है ना, थोड़ी सांप जैसी रहती है, सरपेंट की तरह जैसी मूवमेंट रहती है। एंड उसी वजह से मैं बात कर रहा था कि सांप की तरह ही इनका जो मूवमेंट होगा, वहीं से इनका कालबेलिया नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर यहाँ मेन भी परफॉर्म करते हैं, देखो मेन होते हैं, पर मेन का मेजर जो काम होता है वो होता है आपके इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, एक है इसमें से आपका खंजरी, एंड दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं पुंगी। पुंगी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कई बार, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक तरह से बीन की तरह ही होता है। ठीक है, तो बीन की तरह यहाँ पे जैसे सांप को नहीं मतलब मूवमेंट करवाते, तो सिमिलरली जो मैन है इस तरह से पुंगी के माध्यम से अलग अलग मूवमेंट्स जो स्नेक चार्मिंग के लिए यूज की जाती हैं वो यहाँ पे करी जाती हैं। बाकी खंजरी एक तरह का आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा जिसको जब बजाते हैं तो आपको एक साउंड देखने को मिलती है।
तो ये मेन का काम रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूनेस्को ने 2010 के अंदर आपका कालबेलिया डांस को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के ऊपर डाला था। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि डेफिनेटली राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म एंड इंडिया का फोक ट्रेडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको देखने को मिल जाएगा। लास्टली देखो, जो महिलाएं होती है ना, वो यहाँ पर टैटू डिजाइन उनके आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी इंट्रिकेट ज्वेलरी यहाँ पे पहनती हैं, एंड साथ ही साथ जो गारमेंट्स होते हैं उनमें आपको ये नोटिस करना, यहाँ पर आपको मिरर वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, और आपके जो थ्रेड्स होते हैं वो आपको सिल्वर थ्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये बातें सारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एनसीएसके को, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने ना इनका टेन्योर जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल मार्च 31 2028 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। देखो, एक ना अंडरस्टैंडिंग करना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जब मैं बात करता हूँ ना नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की, दोस्तों जब इसको बनाया गया था उस समय ये क्या थी, उस समय ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कैसे? क्योंकि हमने एक एक्ट पास किया, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, तो 3 साल के टेन्योर के लिए था। तो उस समय ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि इसको एक एक्ट से बनाया गया। बिल्कुल। फिर इस तरह से ये एक्ट चलता रहा, हम इसको एक्सटेंड करते रहे 2004 तक। तो 2004 तक ये एक्ट था, तब तक नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही थी। पर 2004 के बाद तो सर एक्ट एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया एक्ट। बिल्कुल। पर ये जो बॉडी है, ये जो कमीशन है, ये तो काम करता रहा। तो एक्ट है नहीं पर बॉडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि आज के समय ये क्या है, आज के समय आपको ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएगी। मीनिंग बहुत ध्यान से समझना, जब बनाया गया था, हाँ जी, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि तब ये एक्ट एग्जिस्ट करता था। पर एक्ट ही जब एक्सपायर हो गया, तो आज के समय ये बॉडी क्या है, आज के समय ये बॉडी आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इज इट आस्किंग फॉर अभी का स्टेटस या जो स्टार्टिंग स्टेटस था। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आई। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करती है। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएगा जो कि यूनियन मिनिस्टर होता है स्टेट रैंक का, वाइस चेयरपर्सन सेक्रेटरी रैंक का एक पर्सन होगा, 5 मेंबर्स होंगे जिसमें एक महिला भी होंगी, एंड एक सेक्रेटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है। एंड इनका काम पता क्या होता है कि सरकार के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो रिकमेंड करना सरकार को कि भाई सफाई कर्मचारी की जो हालत है, उनकी अपॉर्चुनिटीज है, उनका स्टेटस है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार की जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, क्या वो काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या और बेहतरी क्या जरूरी है। इसके अलावा मान लो सफाई कर्मचारी की कुछ शिकायतें हों, कुछ ग्रीवांसेस हों, या फिर कुछ प्रोग्राम स्कीम्स के नॉन इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ सुओ मोटो नोटिस देना हो, वो भी यहाँ पर वो नोटिस टेकअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस को देखना होगा सफाई कर्मचारी की, एंड साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना कि क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। ये सारे काम आपको नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो जब 2013 का एक्ट आया, कौन सा, मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप लोग जानते होंगे कि जब बात करी गई कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को यहाँ पे एक तरह से रोकेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ही लोगों की डेथ भी हो रही थी, एंड काफ़ी कई बार ये ना डीह्यूमनिंग एक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पर एक्ट आया था 2013 के अंदर। उसके माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो अलग अलग फंक्शंस थे वो और बढ़ते हुए देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल और क्या बातें हुई, यहाँ पर बातें हुई कि ये जो एक्ट है, जो आपका मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट वाला है, इसको कहीं ना कहीं देखा जाए कि कैसे इस एक्ट को यहाँ पे क्या सही ढंग से आपका पालना हो भी रही है, नहीं हो रही, या फिर कुछ कंप्लेंट्स है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा क्या और बेहतर किया जा सकता है इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बताया जाए, एंड सो मोटो नोटिस लिया जाए अलग अलग मैटर्स का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 के अंदर बोला था इसी चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ डायरेक्शंस दिए थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर कंपनसेशन देना हो गया, रिहैबिलिटेशन मेजर आपके सफाई कर्मचारी के लिए, एंड प्रॉपर यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होने चाहिए रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी 2023 के अंदर। आगे आते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है जनवरी 2025 वाज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड डिस्पाइट लॉ इन कूलिंग इफेक्ट। थोड़ा समझते हैं। एक ना आपको कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस देखने को मिलेगी, C3S। दरअसल में ईयू के अंतर्गत आती है। एक्चुअल में ना आप लोगों को पता होगा एक यूरोपियन कमीशन है, ठीक है, यूरोपियन कमीशन का एक यूरोपियन सेंटर है जो कि वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग काम करता है। उसका पूरा नाम क्या है, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। इसने यहाँ पे अलग अलग डेटा ये अक्सर निकालता रहता है कि किसने कितना काम किया, या फिर ग्लोबल टेम्परेचर अभी कैसे हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर ये हमें बताता रहता है।
अगर इसके डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे जनवरी 2025 अभी तक का सबसे वार्मेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर आपको 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वार्मर देखने को मिलता है। पिछले साल जनवरी 2024 वार्मेस्ट था, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2025 आपको ये वार्मेस्ट जनवरी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जनवरी का महीना आज तक का सबसे गर्म कब था, 2025 में ही था। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो टेम्परेचर है वो 1991 2020 एवरेज से मतलब 0.79 डिग्री सेंटीग्रेड अबव है। एंड आप नोटिस कर पाओगे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हायर है। आप लोगों को टारगेट से पता होंगे ना, हमारी देखो कोशिश तो है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तो पक्का ही पक्का नीचे रखें, एंड कोशिश ये करें कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे रखें। पर आप नोटिस कर पा रहे हो, हम तो ऑलरेडी 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड हायर हो चुके हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही मुश्किल आने वाली है। इनफैक्ट पिछले 19 महीनों के अंदर हमारे जो 18 महीने गए ना, उसमें ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहा है, तो बड़ी ही चिंताजनक विषय है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, अब होता पता क्या है, आप लोगों ने एल नीनो, ला नीना इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो होता दोस्तों पता क्या है, अगर आप बात करते हैं, एक होती है हमारी नॉर्मल ईयर या नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशन पता क्या होता है, आपकी इक्वेटोरियल विंड्स चलती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो गर्म पानी है वो आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उस तरफ। ऑन द अदर हैंड जो आपका कोल्ड वाटर है वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जब वाटर इधर को मूव होता है ना, तो यहाँ से आपको नीचे से अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को मिलता है। अपवेलिंग की वजह से यहाँ पे जो चिली के आसपास जो आपका पेरू हो गया, पेरू के पास में आपका जो फिश इंडस्ट्री है वो आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं। तो ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन। एंड अगर मान लो यही जो आपकी विंड्स हैं ये स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, फिर उसको हम बोलेंगे क्या सर, उसको हम बोलते हैं लानिना। तो लानिना के केस में आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंगली इस तरह से हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्गर जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वार्म पानी को पुश करती हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर बहुत नीचे से अपवेलिंग के माध्यम से ऊपर आएगा। एंड यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, इनके अंदर आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाएगी। एंड आपका जो आपका ये जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है, यहाँ पर आपको उल्टा आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो उससे दोनों के लिए बढ़िया रहता है। बट अगर हम बात करते हैं ला नीना की, ला नीना के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गर मानसून आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के अंदर अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिल जाती है ना। ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो ला नीना के केस में दुनिया भर में थोड़ा सा एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करूं दोस्तों एल नीनो की, एल नीनो में चीजें उल्टी हो जाती हैं। जो ट्रेड विंड्स होती हैं या तो वीक हो जाती हैं या फिर रिवर्स हो जाती हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आपकी सिचुएशन पूरी तरह से उल्टी हो जाती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है एक तरह से, है ना, ड्रॉट आ जाता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें भारत की भी, तो भारत में भी आपको या तो बारिश कम होती है या फिर सूखा पड़ जाता है। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, यहाँ पर आपको फ्लड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो एल नीनो का ना इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ग्लोबल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि जिस साल एल नीनो ईयर होता है ना, उस साल थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक बात है। अब नोटिस करना, अब पिछला साल क्या था, ये हमारा मतलब अभी क्या चल रहा है, बेसिकली ला नीना चल रहा है। तो ला नीना से होना क्या चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और हल्का सा टेम्परेचर कम हुआ भी है ला नीना की वजह से। पर फिर भी आप नोटिस कर पाओगे जनवरी अभी भी इतना ज्यादा गर्म है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लो ना ला नीना ना आया होता ना, जिस वजह से थोड़ा टेम्परेचर इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ होता, अगर ला नीना ना आया होता उससे गर्मी और भी ज्यादा होती, ठीक है ना। ये तो ला नीना आने की वजह से हल्की सी जो गर्मी थी उसमें कमी देखने को मिली है, बट अदरवाइज सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड साथ साथ हमें उसके इम्पैक्ट भी देखते हुए मिल जाएंगे। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज स्वावलंबनी। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है, एक WEP, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। दरअसल में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है एंड नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर आपकी ये एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो बात करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। मेजरली अभी जो फोकस रहेगा वो आपका असम, मेघालय, मिजोरम में रहेगा। आगे जाके इसको और फर्दर फिर एक्सटेंड करेंगे। तो ये आप नोटिस कर पाओगे, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पर्पस ये है कि हम महिलाओं को उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिपल जो माइंडसेट होता है, स्किल्स, मेंटरशिप और फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रॉपरली दे पाएं। अब महिलाओं के अंदर ये एंटरप्रेन्योरशियल माइंडसेट आएगा, उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली वो अपनी अपनी एंटरप्राइजेस ओपन कर पाएंगी, एंड एक अच्छी खासी हमें जॉब क्रिएशन देखने को मिल सकती है,
तो इसके अगर फीचर्स की बात करें ना, तो एक तो इसमें कंपोनेंट है आपका ईएपी का, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। यहाँ पर 600 महिलाएं जो हैं, 600 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 दिन का सेशन होगा जहाँ पर उनको अलग अलग एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए जाएंगे। एक दूसरा और चीज़ है, दैट इज WEDP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर 300 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 40 घंटे का इंटेंसिव ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। साथ में आप नोटिस कर पाओगे उनको प्रॉपर फाइनेंस मिलेगा, ठीक है, मार्केट लिंकेज हो गया, कंप्लायंस एंड लीगल सपोर्ट हो गया, बिजनेस सर्विस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि देखो यार, मेंटर वगैरह का होना, एक अच्छे नेटवर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप कोई स्टार्टअप या इस तरह से कोई कंपनी आप रन करते हो। तो इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इसमें 6 महीने की मेंटरशिप एंड हेल्ड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलेगी, ताकि जो भी उनके आइडियाज हैं उनको एक प्रॉपर बिजनेस के अंदर यहाँ पर क्रिएट किया जा पाए। ये यहाँ पर इस पर फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, HEIs, वहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? क्योंकि देखो, अगर फैकल्टी मेंबर्स के अंदर अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होंगे, वो आगे अपने स्टूडेंट्स को मेंटर कर पाएंगे, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग। तो ये भी FDP जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप ये जो नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक और टॉपिक दोस्तों हमें अंडरस्टैंड करना है, वो है आपका एरो इंडिया 2025 के रिगार्डिंग। दोस्तों 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी, यानी कि जो 4 दिन है ना, इन 4 दिनों के रिगार्डिंग आपका जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आपको देखने को मिलता है येलहंका, बेंगलुरु के अंदर, वहां पर एरो इंडिया 2025 यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? पहली बात तो एक बाइनियल इवेंट है, यानी कि ये 2 साल के बाद आपको इवेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका इवेंट था ना, ये स्टार्ट तो लगभग आपका 1996 में हो गया, ठीक है। एंड उस समय इसका पर्पस पता क्या था? कि हम शोकेस करें, किन चीज़ों को शोकेस करें? हम शोकेस करें कि यार इंडिया क्या-क्या कर रहा है एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। एंड जब लोग इस तरह से देखेंगे कि हाँ, इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो स्टार्ट तो इस तरह से हुआ, पर आप नोटिस कर पाओगे बाद में आगे जाके ना, बाहर के भी फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते गए। आपके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स, आपके फॉरेन पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते गए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकहेड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, ठीक है ना, डसॉल्ट एविएशन हो गया, इन सब का भी खूब पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब पिछले कुछ सालों से हमारा फोकस किसकी तरफ आ चुका है? हमारा फोकस आ चुका है सर मेक इन इंडिया के ऊपर, हमारा फोकस आ चुका है आत्मनिर्भरता के ऊपर। तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा हम यहाँ पे आज के समय यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी आता है, फॉरेन भी आपकी कंपनीज देखने को मिलती हैं, पर कहीं न कहीं हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हम उनको ज़्यादा शोकेस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ काम करते हुए आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये नोटिस कर पाओगे, इस तरह से आपको एयर शो देखने को मिलेगा। इस तरह से बताया जा रहा है लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह एयर शो को यहाँ पे विटनेस करेंगे, राइट? तो जो भी इस तरह से एंथुसियास्ट होते हैं ना, वो डेफिनिटली इस तरह के इवेंट्स को यहाँ पे अटेंड करते हैं। आप नोटिस कर पाओगे ये एशिया का आपको लार्जेस्ट एयर शो देखने को मिल जाता है। इस बार की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एंड इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आपका जो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, वही यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। बाकी यहाँ पर डेफिनेटली हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ग्लोबल एरो वेंडर्स के द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्प्लेस किए जाते हैं, एरोबैटिक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो एयर शो लोग यहाँ पे देखने डेफिनेटली जाते हैं। प्लस इंडस्ट्री लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये है हमारा एरो इंडिया 2025। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो एंड बता सकते हो कि इन चारों में से सही आंसर क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा ट्रू है इनमें से एंड कौन सा फॉल्स है। इसके साथ ही कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इन 3 स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। एक था आपका ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मैंने आपको बताया था ये यूएन के साथ काफी क्लोजली काम करती है, बट इट इज नॉट एन यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिगार्डिंग, क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये दरअसल में आपकी एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन देखने को मिलती है, आपके जो मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं उनकी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो ये आपका कह रहा है कि ये शिवालिक हिल्स इन हिमाचल प्रदेश के वेटलैंड जोन में आपको लोकेटेड है। यस, दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।